दोस्तों, आज पेश है दोस्ती और दुश्मनी। एक कवर चित्र है। कुलवंत नगर के आसपास दूर दूर तक डाकू संग्राम सिंह का आतंक फैला था। संग्राम सिंह बहुत ही शक्तिशाली डाकू था। लोग उसका नाम सुनते ही बुरी तरह कांपने लगते थे। लेकिन उस दिन डाकू संग्राम सिंह राजा वशीधर के सैनिकों एवं मुठभेड़ में बुरी तरह घायल होकर अपने अड्डे पर लौटा था। सरदार लौट आए। बापू इतनी जल्दी लौट आए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? और गोविंद के पास पहुंचकर संग्राम सिंह घोड़े से नीचे उतरा और पांव लड़खड़ाने लगे। बापू, क्या हो गया बापू? और गोविंद ने लपक कर संग्राम सिंह को अपने हाथों में संभाल लिया। उसकी दृष्टि पीठ पे घुसे खंजर पे पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी बापू बोलो, किसने मौत आई है तुम्हारी? ये खंजर घोंप दिया। मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटे, राजा वशीधर के सैनिकों ने धोखे से मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है। इसका मुझे कुछ हो गया तो बेटे तू उसका बदला उससे लेगा। बापू, राजा वशीधर का इरादा बदल दूंगा। उसके राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसे तबाह कर दूंगा। और उसी रात। ओह गोविंद, गोविंद मेरे पास आ। ओह बापू, आया बापू, क्या बात है? गोविंद, अब मेरा बचना मुश्किल है। नहीं बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहता था, लेकिन आज तक उसके अपने सीने में छिपा कर रखा। गोविंद, तुम मेरे बेटे नहीं हो। बापू, यह क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन की बात है। एक दिन शाम को आंधी तूफान आने के कारण मैं अपने साथियों से बिछड़ गया था और आंधी तूफान से बचने के लिए मैं बहुत देर तक जंगल में बने एक पुराने मंदिर में छिपा रहा। ओह, इस तूफान से बचने के लिए यह मंदिर छिपना ठीक रहेगा। और कुछ देर बाद जब आंधी तूफान बंद हो गया तो मैं मंदिर से निकला। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी के लिए नदी में बढ़ गया, लेकिन अभी नदी के किनारे पर पहुंचा था कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे चौंका दिया। मैं इधर उधर देखा, वहाँ वहाँ वहाँ। ओह, मेरी दृष्टि किनारे पर पड़ी, बच्चे पर पड़ी। लेकिन कुछ क्षण देखते देखते मेरा शरीर भय से कांपा। नहीं नहीं, इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। मैं इसे मौत के मुंह से बचा लूँगा। और मैंने बिना एक पल भी देर किए मैंने बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। वहाँ और मगर के पास पहुंचने से पहले मैं बच्चे को उठाकर ले जाने में सफल हो गया। और गोविंद, मेरे बेटे, वह बच्चे तुम हो। नहीं बापू, कह दो यह झूठ है। झूठ है बापू, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन संग्राम सिंह आगे कुछ कहता, मुंह से आह निकल गई और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आह बापू, नहीं बापू, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बापू। और अगले दिन संग्राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। बाबू, मैं आपकी चिता की पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ, यह प्रण करता हूँ कि राजा बशीधर को तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगा। और डाकू ने गोविंद को अपना सरदार घोषित कर दिया। गोविंद, आज से तुम इस दल के सरदार बनाए जाते हो। अपने पिता संग्राम सिंह की तरह तुम भी बहादुरी और साहस से सरदारी कर नाम ऊंचा करना। गोविंद सरदार की जय हो, जय हो। फिर सरदार बनते ही गोविंद ने आसपास के गांवों में कहर ढा दिया, भागो भागो, गोविंद आ गया। गोविंद, लूट लो इन गांव को, जलाकर राख कर दो। और कुछ ही पल पूरे गांव को लूट कर आग का चोला बना दिया गोविंद ने। और कुछ दिनों में गोविंद का नाम खुखार डाकू के रूप में दूर दूर तक फैल चुका था। जहां से गुजरता पीछे पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाता। बचाओ। एक दिन कुलवंत राजा बशीधर की बेटी राजकुमारी सुकृति पड़ोसी राज्य मधु नगर से लौट रही थी। उसने बहुत सारे अंगरक्षक सैनिक थे। सुमति
की सहेली राजश्री के विवाह के लिए मधुनगर गई थी। निर्जीवन रथ को तीव्र गति से चलाओ, सूर्य ढलने में महल पहुंचना चाहते हैं। जी राजकुमारी, मैं रथ को अधिक गति से चलाता हूँ। और राजकुमारी सुमति के आदेश पर गति बढ़ा दी। उसने रथ की गति तीव्र कर दी। और कुछ देर बाद सुमति ने रथ जंगलों के बीच से गुजर रहा था तो अपनी सहेली की विवाह को याद में खोई थी। और तभी उस घने जंगल में उनका रथ कुछ ही दूर गया था कि शिवर सामने से घुड़सवारों ने तेजी से सुकृति की कल्पना तोड़ दी। लूट लो, सबको लूट लो, मार डालो, सैनिकों को मार डालो। ओह, डाकुओं ने हमें घेर लिया, अब कुछ करना होगा। और डाकुओं के पास आते ही सुकृति अंगरक्षक रथ की तेजी से डाकुओं के पास आते ही सुमति के अंगरक्षक सैनिकों ने तेजी से उन पर टूट पड़ी। मारो मारो। और कुछ देर बाद डाकुओं ने विद बहुत से सैनिक को मार डाला। और डाकुओं का सरदार गोविंद राजकुमारी के रथ के पास पहुंचा। ओह, बहुत सुंदर है राजकुमारी, हम तुम्हें मार कर तुम्हारे पिता के वशीधर के अपने सरदार की मौत का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें इतनी खूबसूरत हो, तुमसे विवाह करेंगे। नहीं नहीं, वहीं रुक जाओ। तुमने अगर मुझे हाथ भी लगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमारा नाम गोविंद है राजकुमारी, और हम इस जंगल के राजा हैं। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। और फिर गोविंद ने राजकुमारी के रथ पर कूद गया। ओह, रुक जाओ, मैं कहती हूँ। हम तुम्हें चंडी देवी के मंदिर में ले जाकर तुमसे विवाह करेंगे और अपना अंगूठा खींचकर तुम्हारी मांग भरेंगे। अपना अंगूठा चीर कर तुम्हारी मांग माथे पर तिलक लगाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी विवाह नहीं करूंगी। और अगले पल गोविंद ने झटपट सुमति को उठा लिया और डाकुओं घोड़े पर सवार हो गया। अब बचाओ सूरज, अब अड्डे पर पहुंचकर ले जाओ। रणचंडी के मंदिर में राजकुमारी से विवाह करने के लौटूंगा। और घोड़े की तेजी से दौड़ाता हुआ गोविंद सुकुमारी को लेकर नदी किनारे रणचंडी के मंदिर में पहुंचा। ठहरो, नहीं नहीं, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, जान दे दूंगी गोविंदा, लेकिन तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। अब तो विवाह होगा राजकुमारी, हम जो चाहें, हम इस जंगल के राजा हैं। और उस मंदिर में कुछ दूर जंगल किनारे बंजारों का कबीला ठहरा हुआ था। बंजारों का मुखिया संकालू की लड़की चंदा इस कबीले की शक्तिशाली युवक गौतम के साथ जंगल में घूम रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गौतम, मैं बुरी तरह थक गई हूँ, मुझे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। चंदा, तुम्हें मेरे साथ चलना है, चलो, नहीं तो वापस लौट जाओ, अकेला ही फल तोड़ कर लाऊंगा। और लेकिन तभी गौतम मुड़कर 2-3 कदम ही चला था कि मंदिर से आती किसी युवती की चीख चौंक गया। बचाओ गौतम, लगता है मंदिर के खंडर में किसी युवती संकट में फंसी है। हाँ चंदा, हमें तुरंत ही उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। और फिर वह मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ते हुए वे मंदिर के अंदर पहुंचे, जहाँ रणचंडी की मूर्ति के आगे गोविंदा जबरदस्ती विवाह कर रहा था। कौन हो तुम? छोड़ दो इस लड़की को, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद डाकू, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लाशों को जंगल के जानवरों को खिला दूंगा। मेरा नाम गोविंदा है। और तभी गौतम ने इधर उधर देखा और दीवार पर एक त्रिशूल खींचा। गीदड़ की मौत आती है तो शेर की ललकारता है, कुत्ते आज तेरी मौत आई है, इस मंदिर में ले आई। गीदड़ कौन है कुत्ते, मुझे अभी पता चल जाएगा। वो तेजी से आगे बढ़ता गोविंद ने त्रिशूल का प्रहार किया, खाच खून। वो दोनों में भयंकर शेरों
की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे। खचाक खचाक। ओह लगता है गोविंद से गौतम जीत नहीं पाएगा। दौड़कर कुछ लोगों को बुला कर लाना चाहिए, यह सोचती चंदा बाहर की ओर दौड़ी और कुछ देर दोनों लड़ते लड़ते मंदिर के बाहर निकल आए। खच 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 खच। कुछ देर में चंदा अपने लोगों को बुला लाई। हम आ रहे हैं गोविंद। ओह अपनी सहायता के लिए तूने अपने लोगों को बुला लिया। कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रहा हूँ। अगली बार राजकुमारी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। गोविंद जल्दी अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग निकला। सब लोग गौतम के पास पहुंचे। गौतम तुम्हें तो कहीं चोट तो नहीं लगी? गौतम तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा। तुम राजकुमारी को देखो, कहीं चोट तो नहीं लगी उसे? और तभी सुकृति गौतम के निकट आई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी गौतम? तुमने मेरे प्राण के लिए अपने संकट डाल दिए। राजकुमारी जी, आपको बचाना हमारा कर्तव्य था। हम तो आपकी प्रजा हैं। और गौतम ने चंदा के राजकुमारी को सुकृति मुखिया सकालू के पास ले पहुंचे। उन्होंने मुखिया को सारी कहानी सुनाई तो उसने कहा, गौतम तुम अपने कुछ लोगों के साथ ले जाकर राजकुमारी को महल में पहुंचाओ। गौतम अपने कबीले के लोगों को राजकुमारी सुकृति के लेकर महल में गया। पिताजी, ओ सुकृति बेटी तू आ गई, ठीक है। मेरी खोज में बहुत से सैनिकों को भेजा था, लेकिन सब निराश लौटे। बेटी सुकृति, मेरी बच्ची। पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डाकू गोविंद से हमारे सैनिकों को मारकर मुझे छुटा कर ले आए, लेकिन इस वीर युवक को तुमने लड़कर मुझे छुटा लिया। शाबाश युवक। क्या नाम है तुम्हारा? हमें तुम पुरस्कार देंगे। महाराज मेरा नाम गौतम है और यह सब हमारे कबीले के लोग हैं। सेनापति धनंजय, इन लोगों को खूब आदर संस्कार किया जाए और लौटने जाने पर इन्हें खूब पुरस्कार दिया जाए। जी महाराज। और आओ बेटी, तुम थक गई होगी, चलो कुल खा पी लो, ध्यान कक्ष में विश्राम करो। और शिववर्ती गौतम से कुछ कह पाती राजा ने हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ ले गई। और गौतम महल से अपनी बस्ती में लौट आया, लेकिन उसे रह रहकर राजकुमारी का व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उसके लिए अपना जीवन कष्ट में डाला और महल पहुंचने पर वह मुझसे बात तक नहीं की। अब मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा। तभी गौतम सोच ही रहा था कि उसे किसी रथ की आवाज़ सुनी थी। जंगल में रथ क्यों आया? कौन है हो सकता है इसमें? और तेजी से चलकर आता रथ कुछ देर में गौतम के पास आकर रुका हुआ चौंका। राजकुमारी, आप इस घने जंगल में? मैं तुमसे ही मिलने आई थी गौतम। राजकुमारी रथ से उतरकर गौतम के पास आई। आप मुझसे मिलने आएगी? यदि आपने मुझे संदेश भेजा था तो मैं समय महल में आज पहुंचता। गौतम, मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। उस दिन पिताजी के कारण मैं तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकी। यह आप कैसी बातें कह रही हैं राजकुमारी? मैं ठीक कह रही हूँ गौतम, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, बहुत शक्तिशाली हो। सच राजकुमारी जी। हाँ गौतम, मैं उस दिन तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। गौतम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम? राजकुमारी जी, मैं एक गरीब बंजारा हूँ और आप राजकुमारी, हम दोनों के बीच इस प्यार करना क्या मतलब? हाँ, क्या संबंध? क्या संभव है? सब संभव है गौतम। ऊंच नीच की दीवार तोड़ दूंगी। फिर तो मुझे यह संभव नहीं हो लगता, तो यह सपना सा लगता है। सपने सच्चाई बनते हैं मंगल। हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस वर्ष हमारे नगर में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। महावीर शूरवीर का चयन किया जाएगा। तुम उसमें अवश्य आना गौतम। गौतम वार्षिक ने वार्षोत्सव में जाने का वादा किया और सुरती लौट गई और घर अपने अड्डे पर गोविंदा अपने साथियों के साथ वर्ष में जाने की योजना बना रहा था। साथियों, कुशल नगर के वार्षिकोत्सव की
पराक्रमी युवक की प्रतीकता होगी। हम सब वेश बदलकर उस उत्सव में जाएंगे। उस प्रतियोगिता में भाग लेकर सबको पराजित करूंगा और वंशीधर मुझे पुरस्कार देगा तो मैं उसकी बेटी राजकुमारी सुकृति को अवश्य ही पास खड़ी होगी। उसे जबरदस्ती तलवार रखकर जबरदस्ती उठा लाऊंगा। राजकुमारी के मारे जाने के डर से वहाँ सैनिक आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ सरदार, बस एक बार राजकुमारी हमारे हाथ लग जाए तो हम राजा वंशीधर को अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। नहीं नहीं, मैं उस राजकुमारी से विवाह करूंगा। अगर उस दिन वह युवक चंडी देवी के मंदिर में नहीं आता तो उस राजकुमारी से विवाह कर चुका होता। ठीक है सरदार, परसों वार्षिक उत्सव शुरू होगा। तब तक तुम अपनी तैयारी पूरी कर रखो। और फिर एक दिन वेश परिवर्तन करके गोविंद अपने साथियों के साथ कुंत नगर की ओर प्रस्थान किया और निश्चित समय पर कुंतल नगर में वार्षिक उत्सव की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। लेकिन राजकुमारी सुकृति की दृष्टि गौतम को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। वो प्रतियोगिता प्रारंभ होने से अधिक देर नहीं है, लेकिन गौतम अभी तक क्यों नहीं आया? और तभी महामंत्री की संकेत पर सैनिकों ने शंख बजाकर प्रतियोगिता का प्रारंभ किए जाने की सूचना दी। और महामंत्री ने घोषणा के बाद प्रतियोगी नवयुवक मैदान में पहुंच गए। दोनों के बीच खूब घमासान युद्ध हुआ। अनेक प्रतियोगिता उस मैदान में आए। कुछ देर विद्युत गति से एक दूसरे से युद्ध किया और परास्त होकर लौट गए। कुछ देर बाद बदले रूप में गोविंद मैदान में आया और गोविंद की शक्ति और फुर्ती देखने बनती थी। उसके बाद अनेक प्रतियोगिता आए, लेकिन गोविंद को परास्त नहीं कर पाए। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अभी महामंत्री गोविंद को पराक्रमी प्रतियोगिता में विजेता घोषित करने ही जा रहे थे, तभी ठहरिए महामंत्री जी, अभी इस प्रतियोगिता को युद्ध करना है। मुझे पराजित करने के बाद यह परमवीर युवक बन सकता है। राजकुमार सुकृति गोविंदा को देखकर मन ही मन पुलकित हो उठी। गौतम अवश्य ही गौतम इस युवक को परास्त कर देगा। और गोविंद को आश्चर्य की सीमा नहीं थी। गौतम भी यहाँ पहुँच गया। लोग ठीक कहते हैं, जब किसी की मौत आती है तो वह गोविंद के सामने पहुँच जाती है। और गौतम को गोविंद खुखार शेरों की तरह भिड़ गए। अभी गोविंदा एक बार गौतम पर तिलमिला उठा, लेकिन अगले ही क्षण विद्युत की गति से गोविंदा पर टूट पड़ा और कोई किसी को पराजित होने की तैयार नहीं था। आखिर दोनों बुरी तरह थक कर मैदान में निडाल हो गए। पता नहीं अब क्या होगा। मैंने गौतम को किसी मुसीबत में फंसा दिया है। लेकिन गोविंद भी कम न था। सेनापति पास पहुंचकर सेनापति धनविजय ने एक बार गोविंद को देखा और चौंका। इस युवक के चेहरा डाकू गोविंदा से बहुत मिलता है। कहीं यह गोविंदा तो ही नहीं है। और यह सोचते हुए सेनापति धनविजय ने नीचे झुककर गोविंदा की दाढ़ी को हाथ लगाया। अरे यह क्या? गोविंदा को बंदी बना लो, डाकू को। और गोविंदा को बंदी बनाना सैनिक बंदी गृह की ओर लेकर चल पड़े, जिधर चल दिए। तभी इधर उधर छिपे डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। मारो मारो! और पलक झपकते ही डाकू गोविंद को सैनिकों से छुड़ा लिया। मैं मरा सरदार! और फिर बिना क्षण खोए ही गोविंद
घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग निकला। पीछा करो, भाग रहा है। और महाराज गोविंद भाग गया। आज अपने पूरे राज्य में फैला दो, सैनिकों को सिर गोविंद का सिर उतारने कर पहले उसका सिर कुचल दिया जाए। और उसी दिन वीर पुरुष की प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी गोविंद पराक्रमी परमवीर पुरस्कार दिया गया। तत् भाईजानों, प्रतियोगिता के बीच में विद्वन के लिए क्षमा करें। इस वर्ष के पराक्रमी युवक का पुरस्कार बंजारा युवक गौतम को दिया जाएगा। और जब गौतम परमवीर पुरुष का पुरस्कार दिया जा रहा था, भले परमवीर पुरुष का पुरस्कार मुझे दिया जाता है, लेकिन जब तक गोविंदा को पकड़ नहीं लूँगा मैं इस सम्मान का अधिकारी नहीं रहूँगा। पुरस्कार देने के बाद, गौतम, तुम्हारी परंपरा के अनुसार आज तुम्हें विशिष्ट अतिथि रूप में महल में रहना होगा। और उस रात महल के अतिथि रूप में रहकर अगले दिन गौतम वापस सुमतिवन स्वयं उसे छोड़ने आई। राजकुमारी, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लौट जाओ। गौतम, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, बसंत के मेले में आऊँगी, तुम अवश्य आना। और कुछ दूर रथ चलाकर सुमति रुक कर खड़ी हो गई। रुक क्यों गई राजकुमारी? गौतम, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ हर समय तुम मेरे साथ रहो। राजकुमारी, मैं ऐसा सपना भी नहीं देख सकता जो पूरा न कर सकूं, लेकिन मेरा सपना अवश्य पूरा होगा। मैं पिताजी से सब कुछ कह दूंगी, वह मेरी बात अवश्य मानेंगे, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा एक हो जाएंगे। और सुकृति रथ में सवार होकर चल दी। गौतम उसे बड़ी देर तक देखता रहा, सटाक। और अब सुकृति का रथ गौतम की आंखों से ओझल गया। राजकुमारी चली गई है, तुम्हें अकेला छोड़ गई। ओह, बहुत बेवफा निकली राजकुमारी। चंदा, तुम कब आई? जब तुम राजकुमारी से प्यार भरी बातें कर रहे थे। गौतम, तुम बंजारे कबीले में रहते हो, तुम कबीले की परंपरा के अनुसार कबीले में ही ब्याह करना पड़ेगा। गौतम कुछ न बोला और चंदा लौट गई। और उस दिन वापस लौटते ही चंदा ने अपने बापू को राजकुमारी गौतम की सारी कहानी सुना दी। गौतम, तुमने बंजारा कबीले में रहते हुए हमारे नियमों को तोड़ा है। तुम जानते नहीं, बंजारों की लड़की या लड़के बाहर किसी से विवाह नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस कबीले का नहीं हूँ। जब मेरा जन्म कबीले में नहीं हुआ, आपने एक बार कहा था कि मैं जंगल में एक जंगली हाथी से बचा कर उठा कर लाए थे। गौतम वहाँ से चलने लगा। मुखिया संगालू ने फिर कहा, मैं कुछ नहीं जानता गौतम। बसंतपुर के मेले में बाद में पूर्णिमा की रात हम चंदा से तुम्हारा विवाह करेंगे। तुम्हें चंदा से विवाह करना होगा। अब देखती हूँ राजकुमारी से कैसे विवाह करेगा। और गौतम बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। और कुछ दिन बाद पूरा बंजारा बसंतपुर मेले में प्रस्थान किया। उसी रात कबीले की लड़कियां बसंतपुर में वार्षिक देवी की पूजा के सामने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। और इधर चंदा नृत्य में व्यस्त थी, उधर मेले की भीड़ में गौतम राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ओह, कितनी देर हो गई राजकुमारी को खोजते, लेकिन अभी तक उसकी झलक नहीं दिखाई दी। बहुत देर तक गौतम मेले में राजकुमारी को ढूंढता रहा, फिर निराश होकर वापस लौट पड़ा। और अभी कुछ दूर ही चला था कि किसी ने आवाज दी, गौतम रुक जाओ गौतम। गौतम ने मुड़कर देखा तो बस देखता रह गया। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती है? गौतम, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं सुमति हूँ। सुमति, तुम अपना क्या वेश बना रखा है, परिवर्तन कर रखा है? ओह, तुम इतना भी नहीं समझ रहे, राजकुमारी हूँ।
और कोई राजकुमारी मेले में अकेली कैसे घूम सकती है। और उस दिन सिमरती और गौतम दूर बहुत दूर तक बहुत देर तक मेले में घूमते रहे। और अगले दिन देवी के मंदिर में फिर से मिलने की बात कहकर सुमति चली गई। दूसरे दिन गौतम ने सिमरती को मेले में चंदा भी वहाँ पहुँच गई। देवी वासविका, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं गौतम से कभी अलग न रह पाए। ओह, यह बात यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन गौतम किसी दूसरे का कभी नहीं होने दूंगी। और चंदा चुपके से मंदिर से निकली और अपने डेरे में पहुँच गई। और वह कुछ ही दूर गई थी कि अरे गोविंदा इस मेले में। लेकिन अपने गोविंदा कुछ कदम ही आगे बढ़ा था। चंदा तेजी से उसके पास पहुंची। गोविंदा, मेले में अकेले घूम रहे हो? तुम मुझे पहचाने नहीं? तुम नहीं वही लड़की हो जो उस दिन रनचंडी के मंदिर में मिली थी, राजकुमारी को बचा लिया था। हाँ, मैं वही लड़की हूँ, लेकिन तुम चाहो तो वह राजकुमारी को आज तुम्हारे हाथों से आ सकती है। वह इसी मेले में है राजकुमारी, और इस मेले में वह कैसे संभव हो सकता है? और फिर मेले की भीड़ से गोविंदा एक और ले जाकर चंदा ने सारी कहानी सुना दी। चंदा, यदि आज राजकुमारी को उठाकर ले जाने में सफल हुआ तो तुम्हें बेशुमार धन दूंगा। नगर के बाहर पुराने मंदिर के पीछे मेरी प्रतीक्षा करना। मुझे धन नहीं चाहिए गोविंदा, तुम राजकुमारी गौतम से अलग करना चाहती हूँ। और गोविंदा तेजी से वहाँ से चला गया। और गोविंदा के भीड़ से अलग ओंझल होते ही चंदा अपने डेरे की ओर लौट गई। अब राजकुमारी को गोविंदा के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और उसी दिन गोविंदा ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। गौतम अपने तंबू में बैठे राजकुमारी के ख्यालों में खोया था कि चंदा ने प्रवेश किया। ओह चंदा, चंदा, क्या हुआ? तुम्हारे पेट में यह खंजर? चंदा, किसने किया यह? जल्दी बताओ चंदा, उसका खून पी जाऊंगा। गौतम, मेरे पास समय नहीं है। गोविंद राजकुमारी को गोविंद, क्या हुआ राजकुमारी को? गोविंदा राजकुमारी को उठाकर ले गया है, उसे बचाओ। गौतम, तुम वह तुम्हें भी उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका पता नहीं बताया। ओह चंदा, और गोविंदा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोविंदा, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा, कभी नहीं। चंदा मर चुकी थी। और कुछ देर बाद कबीले के बहुत सारे लोग तंबू में पहुंच गए और गोविंद अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। स्टाक। और गोविंद बहुत देर तक गोविंदा की तलाश में भटकता रहा, लेकिन गोविंदा का कुछ पता न चला। तब एक दिन गौतम एक गांव में पहुंचा। इस गांव में चलकर देखता हूँ, शायद गोविंदा का कुछ पता चल जाए। और गांव में दृष्टि में एक लोहार की दुकान पड़ी। लोहार की दुकान, याद आया, बहुत दिन से तलवार में धार नहीं लगाई, क्यों न इसमें धार लगवा लूँ, गोविंद से लड़ने में बहुत काम आएगी। यह सोचकर गौतम लोहार के पास रुका। और गौतम ने लोहार को अपनी तलवार पर धार लगाई। अरे, यह भी कोई धार लगाई है, इसमें तो गाजर मूली भी नहीं कटेंगे। गौतम की बात सुनकर लोहार ने घूर कर उसकी ओर देखा। तुम्हें कभी तलवार भी चलाई है नौजवान? मेरी धार लगी तलवार तो गोविंदा लोगों के सिर गाजर मुट्ठी की तरह काटता है। अरे वाह, इस छोटे से लोहार को गोविंदा की तलवार पर धार करके झूठ बोल रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो गोविंदा से पूछ लो। ओह, फिर तुम यह भी अवश्य जानते हो गोविंदा कहाँ रहता है? नहीं, गोविंदा को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता।
नहीं, तुम अवश्य जानते हो। अगर तुमने अपनी गोविंदा का पता नहीं बताया तो तुम्हारा सिर दरचल कर दूंगा। मुझे यह मालूम वह कहाँ रहता है, पर उसका आदमी मुझसे हथियार ले जाता है। जब लुहार ने गोविंद के बारे में कुछ नहीं बताया तो गौतम ने उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर ले आया और एक पेड़ पर बांध की शाखा पर लटका दिया। जब तक तू गोविंदा का पता नहीं बताएगा मैं तुझे इसी तरह लटकाता रहूँगा। नहीं नहीं, गोविंदा का कुछ पता नहीं है। और फिर रस्सी को छोड़ लोहार को पानी में डुबकी लगाई। पता नहीं तो डूब कर मरो, गड़। और दो तीन बार गौतम लोहार को पानी में डुबोया। वह घबरा कर बोला, बताता हूँ, पहले मुझे रस्सी से अलग करो। और जब गौतम ने लोहार को रस्सी से अलग किया तो उसने बताया, कल गोविंदा के लिए हथियार लेकर उसके अड्डे पर जाऊंगा। ठीक है, तब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं हथियार लेकर जाऊंगा। और अगले दिन लोहार के हथियार बैलगाड़ी में भरकर गौतम गोविंदा के अड्डे की ओर चल दिया। और गौतम जब गोविंदा के अड्डे के पास पहुंचा, ठहरो, कौन हो तुम? इस गाड़ी में क्या भरा हुआ है? मैं दीना लोहार ने हथियार लेकर भेजा है। दीना लोहार ने भेजा है, लेकिन इस बार तो वह स्वयं हथियार लेकर आता। इस बार वह क्यों नहीं आया? अचानक पूरी तरह बीमार पड़ गया, लेकिन इसलिए मुझे भेजा है। ठीक है, अच्छा, तुम गाड़ी को बाहर ले जाकर हथियार उतार दो। और बैलगाड़ी से हथियार उतारने के समय गौतम ने यह पता था कि केवल 5 डाकू हैं, तो वह डाकू पर टूट पड़ा। और पलक झपकते ही गोविंद ने उन 5 डाकू को मारकर उन खंडरों में राजकुमारी सुकृति को ढूंढने लगा। जल्दी उसे वह जगह पहुंच गया जहां राजकुमारी को बंदी बनाया गया था। सुकृति, गौतम हूँ। ओह गौतम, तुम आ गई, मुझे बचा लो गौतम, नहीं तो गोविंदा मुझे मार डालेगा। और कुछ कुछ पल ठहरो सुकृति, दरवाज़ा ताला लगा है, अभी ताले तोड़कर तुझे बाहर निकालता हूँ। और एक भारी पत्थर से गौतम ने ताला तोड़ना शुरू किया और कुछ देर में राजकुमारी बाहर आ गई। गौतम, तुमने मुझे बचा लिया, तुम कितने अच्छे हो। सुकृति, समय नष्ट ना करो, जल्दी यहाँ से भाग निकलो, गोविंदा किसी भी समय यहाँ आ सकता है। और अगले ही क्षण दोनों उस अड्डे से भाग निकले। और जब गोविंदा लूट मार कर अपने साथियों के साथ उस अड्डे पर पहुंचा तो डाकुओं का हाल देखकर बुरी तरह चौंका। सरदार, एक आदमी हथियार लेकर आया था, वह सब को बुरी तरह घायल कर राजकुमारी को लेकर भाग गया। राजकुमारी को लेकर भाग गया, फिर वह अवश्य ही गौतम होगा। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो उसका पीछा करो। और फिर वह वहीं देर किए बिना गोविंद राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। घने जंगलों में गोविंदा अपने साथियों को तेजी से दौड़ रहा था। जल्दी चलो, कहीं जंगल में छिप गए होंगे। और बहुत देर तक ढूंढने के पश्चात भी दोनों न मिले। इसका मतलब वह पास ही के किसी गांव में जाकर छिपे हैं। और पास के गांव में गोविंद एक घर का दरवाज़ा ठपठपाया। कौन हो तुम? इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो? माँ, हमारे पीछे डाकू लगे हैं, हमें घर में छिपा लो। और डाकू, जल्दी अंदर आ जाओ। और दोनों को अंदर बुलाकर तुरंत बंद कर दिया दरवाज़ा। और वह उन बूढ़ी औरत के घर में छिप कुछ ही देर हुई थी कि गोविंदा गांव में पहुंचा। उनने लोगों को मारना शुरू कर दिया। जल्दी बोलो, वह दोनों कहाँ छिपे हैं? सच सच मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ, दोनों कहाँ छिपा रखे हैं, नहीं तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गांव में आग लगा दूंगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। सुकृति, इन निर्दोष लोगों को मरते नहीं देख सकता। मैं बाहर जाकर गोविंदा से युद्ध करता हूँ, इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही क्षण घर से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ गोविंद के सामने जा पहुंचा। रुक जा गोविंद, इन गरीब निर्दोष का खून नहीं बहने दूंगा। आज तुझे इन सब का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तू खुद बाहर आ गया, नहीं तो सारे गांव वालों को बेकार में मारे जाते। गोविंद पूरी बात होने से पहले गोविंद ने उस पर आक्रमण कर दिया। बहुत देर से
देर से दोनों लहूलुहान हो गए थे। और गोविंदा के कंधे पर तेजी से प्रहार किया। हाय रे नाग का निशान! अगले ही क्षण गोविंद तेजी से प्रहार करता गोविंदा को अपना बचाव किया, और वैसा ही नाग का निशान। अगले ही क्षण दोनों में से कोई प्रहार करता तब बूढ़ी औरत कूद कर दोनों के बीच में आ खड़ी हुई। ए बुढ़िया, आगे से हट, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कर दो टुकड़े टुकड़े, लेकिन तुम दोनों भाइयों को आपस में लड़ने नहीं दूंगी। तुम दोनों भाई हो, यह झूठ बोल रही है। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो भी जानी दुश्मन। मैं सच कहती हूँ। देखो, तुम दोनों सगे भाई हो। और यह देखो, तुम दोनों के बाजू पर नागों का निशान बने हुए हैं। इन दोनों को बचपन में अलग अलग हो गई थी। हाँ, हम दोनों की बाहों पर नागों के निशान हैं, लेकिन यह कैसे जानती हो? दोनों बचपन में अलग अलग हो गए थे। मैं सब बताती हूँ, लेकिन पहले अपनी तलवारें नीचे कर दो। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। कुशांत नगर का राजा कुंती भोज का शासन था। वो अपने राज्य के सब लोगों बड़े दुखी थे। राजा कुंती भोग की पत्नी वसुंधरा प्रति दिन नाग मंदिर में पूजा करने जाती। उसकी कोई संतान थी। महाराज, मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन आप अभी तक तैयार नहीं हुए। ओह, मैं राजकाल में उलझ गया था, बस अभी तैयार होकर आता हूँ। बहुत लोग खुशी थी। और नागराज ने वासुद को रानी को दो पुत्र, नागराज की अनुकंपा से रानी को दो पुत्र हुए, और इन दोनों का जन्म समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। और सेनापति बशीधर ने बहुत पहले से राजा और रानी की अपने पुत्रों की हत्या का षड्यंत्र रचा था। समारोह के बीच सैनिकों ने राजा पर आक्रमण कर दिया। ओह सेनापति, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। आह आह। और राजा कुंती भोज के मरते ही सेनापति बशीधर ने अपने कुंतनगर का राजा घोषित कर दिया। हाँ हाँ, सब कुंतनगर का राजा हूँ। अगर किसी ने कोई राजा मानने से इनकार करे तो उसे मौत की घाट उतार दो। राजा बशीधर की जय। और राजा कुंती भोज की मृत्यु के और सेनापति ने राजा बनने का समाचार सुनकर रानी वसुंधरा और दासी दोनों बेटों को लेकर भाग निकली, लेकिन जंगल में सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं स्वर्णाभूषण ले लो। मैं इस बच्चे को लेकर किसी दूसरे राज्य में चली जाऊंगी। और लेकिन सैनिकों ने रानी वसुंधरा की हत्या कर दी। दासी पहले ही एक राजकुमार को लेकर झाड़ियों में छिप गई थी, और रानी को मारकर सैनिक राजकुमार को उठाने लगे तो तभी, अरे यह क्या, एक राजकुमार दूसरा कहाँ है? उसे तो दासी लेकर भाग गई। उस दासी को पीछा करो, अभी अधिक दूर नहीं गई होगी। सैनिक उस दासी को खोज में चले गए, और लेकिन वहाँ खड़े सैनिक अभी राजकुमार को उठा पाते तभी एक हाथी तेजी से वहाँ आ गया। भागो जंगली हाथी, भागो, नहीं तो यह हाथी सबको मार डालेगा। और वह हाथी राजकुमार को सूंड में उठा लिया। फिर उस बच्चे का क्या हुआ जिससे हाथी उठाकर ले गया था, इसके आगे की कहानी मैं जानता हूँ। उस राजकुमार को बंजारों के मुखिया सकालू ने उस हाथी से बचाया, और मैं राजकुमार मैं हूँ। ओह, गौतम राजकुमार है। अच्छा, एक राजकुमार गौतम है, तो दूसरा राजकुमार का क्या हुआ जिसने दासी लेकर भागी थी? उसकी कहानी मैं सुनाती हूँ। और वह दासी बच्चे को लेकर नदी में कूद पड़ी, और तेजी और
तैर ली थी, वह जाने ना पाए। अरे वह दासी तो भाग गई, उसे तीर चलाकर मार डालो। दासी मरेगी तो राजकुमार अपने आप मारा जाएगा। और तभी एक सैनिक ने तीर चलाकर दासी को घायल कर दिया और राजकुमार उसके हाथ से छूट गया। ओह, इससे आगे की कहानी मुझे मालूम है। सरदार संग्राम सिंह ने राजकुमार को नदी से किनारे से मगरमच्छ से बचाया था, वो मैं हूँ, गोविंद मेरे भाई। अरे हमारा सरदार राजकुमार है। यह सच है, हम दोनों बचपन में बिछड़े हुए राजकुमार हैं। लेकिन तुम यह सब कैसे जानती हो? बेटे, मैं वह भागी दासी हूँ जिसने तुम्हें जब नदी के किनारे तैरते सैनिक ने तीर से मारा था, लेकिन मैं मरी नहीं थी, किसी तरह तैर कर किनारे पहुँच गई। और भैया, अब तक लोग ने हमारी दुश्मनी देखी है, लेकिन अब हमारी दोस्ती देखेगी। हाँ, हम दोनों मिलकर राजा वशीधर को अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। अरे यह तो मेरे पिताजी से बदला लेने चाहते हैं। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं यह मुझे भी ना मार डाले। तभी सुकृति कुछ कदम चलकर पीछे से गौतम ने उसे कंधे पर हाथ रख लिया। सुकृति, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पिता से बदला मुझसे न लो, मुझे जाने दो गौतम। सुकृति, मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारे पिता वशीधर से बदला लेना है। तुम चाहो तो महल में जा सकती हो। गौतम, मैं महल में नहीं जाना चाहती, मुझे अपने पिता से घृणा हो गई है। मैं तुम सब के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन गौतम के समझाने से सुकृति महल में चली गई। और कुछ दिन बाद गौतम और गोविंदा की भारी तैयारी के साथ कुरुशांत नगर के पर आक्रमण कर दिया और दोनों राजकुमारों को पता चलने के कुरुशांत के लोगों भी साथ मिल गए थे। उधर महल में राजा वशीधर को गौतम और गोविंदा के बारे में पता चला तो ओह, राजा कुंती भोज के दोनों सपोले राजकुमारी अभी भी जीवित है, हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। सेनापति, भारी सेना लेकर उन दोनों को सपेलों को पर कुचल दो। तभी राजकुमारी सुकृति वहाँ आई। पिताजी, गौतम गोविंदा से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, आपको यह राजगद्दी उन्हें सौंप देनी चाहिए, वही वास्तविक अधिकारी है। सुकृति, तुम हमारी बेटी हो और शत्रु का पक्ष ले रही हो, अगर तुम कोई दूसरा होता तो हम उसकी जुबान काट देते। पिताजी, आप चाहते हैं कि मेरी जुबान काट लें, लेकिन आप देश के लाखों लोगों की आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं? आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। चुप रहो, वरना तुम सचमुच सजा देने के बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। पिताजी, आप मुझे मृत्युदंड भी दे दें, मेरी जुबान बंद नहीं होगी। मेरी मृत्यु के बाद राजमहल की दीवार, यह धरती, आकाश चीख चीख कर कहेगा, राजगद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। सुकृति, हमने तुम्हारे संबंध से गुप्तरों से जो सुना है वह सत्य निकला। तुम गौतम गोविंदा के साथ देने का यह दंड मिलेगा। सेनापति, राजकुमारी को अपने शयन कक्ष में बंदी बनाकर रख दो। पिताजी, मुझे बंदी बनाकर आप महल की ओर बढ़ते तूफान को नहीं रोक सकते। तूफान से इस महल की ईंट से ईंट बजा जाएंगी। और उधर गौतम गोविंदा महल के मुख्य द्वार तोड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में मुख्य द्वार तोड़कर महल में के भीतर आ गए। और गौतम गोविंद ने राजा वशीधर के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए महल में प्रवेश कर गए। आहा! और सैनिकों की चीख पुकार राजा वशीधर उनके सामने पहुंचा। गौतम, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं वशीधर को देखता हूँ, मारो मारो। और गोविंद तेजी से राजा वशीधर की तरफ बढ़ा और उसके पास पहुंचकर वह बिजली की तरह झपटा और अंत में गोविंद ने राजा वशीधर को मार दिया। लेकिन तभी उसकी दृष्टि एक सैनिक पर पड़ी और जो गौतम की ओर अपना भाले का निशाना बना रहा था। गोविंद ने तेजी से उछाल गौतम की तरफ बढ़ते भाले को अपने सीने पर रोक दिया। गौतम भैया!
और गौतम दौड़ कर तेजी से गोविंद का सहारा दिया। भैया, तुमने मुझे बचाने के लिए यह क्या किया? तुम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। गौतम, मैंने अनजाने में तुमसे बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह अन्याय का एक प्रायश्चित हो सकता है। यह कीर्ति मुझे क्षमा कर देना। और गोविंदा की गर्दन लुढ़क गई। और कुछ दिन बाद राजकुमार कीर्ति और गोविंदा का विवाह हो गया और कुलवंत नगर के लोगों ने गौतम को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाराज गौतम की जय हो। समाप्त दोस्तों।